हेलो दोस्तों, मैं रेमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पिछले 2 वीडियो में विशेषण पढ़े हैं और विशेषण में दूसरे नंबर पे जो संख्यावाचक विशेषण है उसको हम लोग पढ़ रहे थे। ये हमको मालूम हो गया है कि जो संख्यावाचक विशेषण है उसके 2 भेद हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आज हम उन्हीं दोनों भेदों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, दूसरा संख्यावाचक विशेषण जो है इसके 2 भेद, अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चितवाचक जो विशेषण है वह कुछ और थोड़ा होगा। यहाँ पे संख्या छूट गया है, अनिश्चित संख्या और निश्चित संख्या, ये 2 भेद है संख्यावाचक विशेषण का। यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चित संख्या। तो अनिश्चित संख्या में कुछ और थोड़ा आता है और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद हैं। 5 भेद में देखिए, पहले नंबर पे आता है गणनावाचक विशेषण और दूसरे नंबर पे आता है क्रमवाचक विशेषण, तीसरे पे आवृत्तिवाचक आता है और चौथे पे समुदायवाचक और 5वां भेद है प्रत्येक बोधक। गणनावाचक कैसे अलग है, मतलब ये संख्यावाचक जो विशेषण है इसके 5 भेद क्यों हुए हैं, पांचों में अंतर क्या है, यह इस वीडियो में देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए समझने का प्रयत्न करते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के जो 5 भेद हैं कैसे एक दूसरे से भिन्न हैं, एक दूसरे से अलग हैं। तो पहला गणनावाचक जो आता है, यहाँ पर देखेंगे जहाँ गिनती करने की सूचना मिले, यहाँ पे आपको गिनती करने की सूचना मिलती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, गिनती। तो यहाँ पर गिनती करने की सूचना मिलेगी, वहाँ गणनावाचक विशेषण होगा। जहाँ भी आपको गिनती करने की सूचना मिलेगी अर्थात गिनती का बोध होगा, वहाँ पे गणनावाचक विशेषण होगा। उदाहरण देख लेंगे इसका, 1 2 3 10 100 1000, यानी इसमें गिनती की जाती है, काउंटिंग की जाती है, तो गणनावाचक विशेषण होता है। दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण का जो निश्चित संख्या के अंतर्गत आता है, क्रमवाचक। इसमें व्यक्ति वस्तु की वास्तविक स्थिति का पता चलता है, अर्थात उसके क्रम का पता चलता है, वास्तविक स्थिति का पता चलता है। जैसे उदाहरण द्वारा हम इसको और अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेंगे, क्योंकि यदि इसके परिभाषा पे देखें कि इसमें व्यक्ति वस्तु की वास्तविक स्थिति का पता चलता है तो यह हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, किंतु जब हम इसके उदाहरण को देखेंगे तो यह ज़्यादा अच्छी तरह से हमको समझ में आ जाएगा कि यह क्या कहना चाहता है। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां, 100वां, 1000वां, यह क्या है, क्रम है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, मान लीजिए एक पंक्ति में कई लोग खड़े हैं तो उसमें क्रम निर्धारित है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है या तीसरा कौन सा है। तो जब वो क्रम होता है वही क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है और यह एक संख्यावाचक विशेषण का निश्चित संख्या का भेद है। ठीक है, अब हम देखेंगे आवृत्तिवाचक विशेषण। ठीक है, जहाँ पर संख्या बढ़ते रूप में दिखाई दे वहाँ पर ही आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। यहाँ पे देखेंगे संख्या बढ़ते रूप में, संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, गुना के रूप में बढ़ेगा। उदाहरण देखिए, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना, अर्थात वो जितना भी होगा जस्ट उसके दुगुना, तिगुना, चौगुना, यानी बढ़ता हुआ क्रम दिखाई देगा। यहाँ पे एक एक करके क्रम होगा, गिनती होगी, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसमें क्रम होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन इसमें क्या होगा, पूरा जितने लोग आपको पहले मिलेंगे उसके 2 गुने मिलेंगे, उसके 4 गुने मिलेंगे, 10 गुने मिलेंगे, 20 गुने मिलेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, आवृत्ति। यानी एक तरह से समझिए कि जितने लोग हैं वो क्या है, एक गोला है, एक आवृत्ति है, उसका जस्ट 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो ऐसे जब आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गणनावाचक, क्रमवाचक और आवृत्तिवाचक तीनों ये अपने आप में एक दूसरे से अलग कैसे हैं। अब हम देखेंगे समुदायवाचक। देखिए, जहाँ पर 2 या उससे अधिक संख्या का पता चले तो वहाँ पे समुदायवाचक होगा। इन तीनों से समुदायवाचक भिन्न कैसे है, ये भी हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे दोनों, चारों, 10 लाखों, देखिए उसमें एक एक करके गिनती होती है, इसमें क्रम होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें आवृत्ति होती है, जितने लोग होंगे उतने ही, जस्ट अगर 2 गुना है तो उतने ही लोग दूसरे ग्रुप में भी होंगे, 3 गुना है तो उतने ही, मतलब 3 गुना उसके पहले वाले क्रम में या पहले वाले जो आवृत्ति होंगे, आवृत्ति के 3 गुना हो जाएंगे। यहाँ पे समुदाय होगा, दोनों, चारों, 10, यानी जितने लोग होंगे इकट्ठे उनको बोला जाएगा 10
10 को बुलाया गया है या फिर 4 को बुलाया गया है या तुम दोनों को बुलाया गया है, तो यहाँ पे समुदाय हो जाएगा। प्रत्येक बोध, अब हम देखेंगे प्रत्येक बोध को। तो जहाँ पर एक ही संख्या को बार बार व्यक्त किया जाए, जिस वाक्य में एक ही संख्या को बार बार व्यक्त किया जाए यानी बार बार उसको दोहराया जाए, तो क्या होगा, वहाँ प्रत्येक वाचक होगा। जैसे एक एक, मान लीजिए कोई बैठा है और पंक्ति लगी हुई है किसी कार्य के लिए, तो अधिकारी हो या फिर जो वरिष्ठ जो कार्य को करते हैं वो कहते हैं एक एक करके आइए, दो दो करके आइए। तो ऐसे में क्या होता है, एक एक, दो दो, चार चार, प्रत्येक का बोध होता है। यानी प्रत्येक का बोध होगा, दो दो करके आइए, एक एक करके आइए। तो जब ऐसा स्थिति बनेगा तो वहाँ पे प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण होगा और यह एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पांचों भेद जो कि संख्यावाचक विशेषण का निश्चित संख्या का भेद था, अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम इसको दोहराते हैं और अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। पहले में क्या होता है, क्रम होता है, 1 2 3 4 जैसे हमारी गिनती चलती है। दूसरे में क्या होता है, क्रम होता है, पहला दूसरा। हम एक कल्पना करेंगे कि एक पंक्ति है और उसमें क्रम से निर्धारित है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऐसे में क्या होगा, क्रमवाचक होगा। तीसरा भेद है आवृत्तिवाचक, जहाँ पर संख्या बढ़ते रूप यानी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाएगा। गुना आपको जब मिलेगा तो आवृत्ति हो जाएगा। फिर समुदाय, जहाँ पर यह कहा जाएगा दोनों लोग, चारों लोग यानी जितने भी लोग हैं वहाँ पे सबको एक साथ कहा जाएगा, तो वहाँ पे समुदायवाचक हो जाएगा। प्रत्येक बोध यानी जहाँ पर एक एक करके बुलाया जाएगा, दो दो करके बुलाया जाएगा, तो वहाँ पे प्रत्येक बोध हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छे से संख्या बोधक का ये संख्यावाचक का निश्चित संख्या का पांचों भेद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेंगे इसके अनिश्चित संख्या का कैसे पहचान होता है। चलिए देखते हैं। तो अनिश्चित वाचक विशेषण कैसे, जहाँ पर संख्या का रूप निश्चित ना हो, जहाँ पर संख्या का रूप निश्चित ना हो अर्थात आपको संख्या मालूम ही नहीं होगा, संख्या बिल्कुल ज्ञात भी नहीं होगा, बस अनुमानतः कहा जाएगा। कोई भी बात उस वाक्य में अनुमानतः कहा जाएगा और संख्या का बोध बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन कुछ संख्या है, क्या है ये स्पष्ट नहीं है, वहाँ पे अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण होगा। जैसे थोड़ी भीड़, ज़्यादा आदमी, कम घर, अधिक मित्र, कुछ लड़के आदि। हमने देखा जहाँ पर संख्या का रूप निश्चित न हो वहाँ पर अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण होगा। जैसे थोड़ी भीड़, ज़्यादा आदमी। थोड़ी मतलब संख्या है कुछ, थोड़ा है, कितना है यह ज्ञात नहीं। ज़्यादा आदमी है, कितने हैं यह ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ संख्या है। कम घर, कुछ घर हैं लेकिन कितने हैं ये नहीं मालूम, बस कम है, इतना बोध हो रहा है। अधिक मित्र, मित्र अधिक हैं लेकिन निश्चित संख्या नहीं है कि कितने हैं। कुछ लड़के हैं लेकिन निश्चित संख्या नहीं है कि कितने लड़के हैं। तो जहाँ भी संख्या आपको स्पष्टता मालूम ना चले वहाँ पे अनिश्चित वाचक विशेषण होता है। और यह भी किसका भेद है, संख्यावाचक विशेषण का भेद है, जो कि हमारे विशेषण का दूसरा प्रमुख भेद है, संख्यावाचक विशेषण। तो उम्मीद है संख्यावाचक विशेषण आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण को। तो चलिए देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जब किसी वाक्य में वस्तु की मात्रा का स्पष्ट एवं अस्पष्ट, ध्यान रखेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण जो है इसमें वाक्य में स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों ही रूप में किसी वस्तु का मात्रा व्यक्त होगा, तो वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होगा। कोई भी वस्तु है स्पष्ट भी रहेगा और अस्पष्ट भी रहेगा, उसका मात्रा कितना है स्पष्ट भी रहेगा और अस्पष्ट रहेगा, यानी स्पष्ट नहीं भी रहेगा, तो वहाँ पे कौन सा विशेषण होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक एक तरह से कहा जा सकता है मापन या फिर गिनती, उसका मात्रा यानी वजन, लीटर, मीटर, ये जो मापन की विधि है ये सब परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। इसके दो भेद है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में सेम वही कंडीशन है जो आप लोगों ने संख्यावाचक विशेषण में देखा था, तो इसमें भी संख्या निश्चित होगी। 3 लीटर दूध, 10 जग पानी, 2 किलो आलू, हमने देखा इन सभी निश्चित परिमाण में यहाँ पे हमको निश्चित संख्या मिल रहा है।
3, 10, 2, 4 मीटर कपड़े, मतलब लीटर, मीटर या फिर किसी भी तरह से आपको वजन, मात्रा, ये सब चीज़ें मालूम होता है तो वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। दूसरा देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक, इसमें जरा, जल देना, इसमें वाक्य है जरा जल देना। अब जरा क्या है? कुछ मात्रा है, क्या है? स्पष्ट नहीं है। थोड़ा नमक, थोड़ा क्या है? स्पष्ट नहीं है। कम, ये भी स्पष्ट नहीं है। अर्थात यहाँ पे हमको स्पष्ट संख्या का बोध नहीं होगा, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। और यहाँ पे निश्चित संख्या का बोध होगा कि इतनी मात्रा में हमको चाहिए, तो वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। इसमें ध्यान रखेंगे कि लीटर, मीटर, किलो ये सब चीज़ें आती हैं। इसमें जैसे संख्या में था तो संख्या आता था, लेकिन इसमें जो है मात्रा आता है, भार आता है, वजन आता है, ये ध्यान रखेंगे परिमाणवाचक विशेषण में। अब हम देखेंगे चौथा विशेषण का भेद, सार्वनामिक विशेषण। इसको पहचानेंगे कैसे? जब किसी वाक्य में पुरुषवाचक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद हैं, उसमें पहले नंबर पे आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जब आपको शब्द नहीं मिलेंगे और निजवाचक सर्वनाम के शब्द नहीं मिलेंगे, ध्यान रखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के शब्द आपको नहीं मिलने चाहिए। बाकी सभी सर्वनाम के शब्द आपको सार्वनामिक विशेषण में देखने को मिलेंगे, लेकिन एक नियम, एक शर्त और है, और वह है कि जब भी आपको सर्वनाम शब्द वाक्य में मिले तो जस्ट उसके बाद, यानी तुरंत उसके बाद संज्ञा शब्द का होना अनिवार्य है। पहले सर्वनाम शब्द मिलेगा और उसके तुरंत बाद यदि आपको संज्ञा शब्द मिलता है तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। यह पहचानने का एक तरह से समझिए ट्रिक है कि सार्वनामिक विशेषण को कैसे पहचानेंगे कि वाक्य में सर्वनाम है या फिर सार्वनामिक विशेषण है। तो हमेशा सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर आता है, लेकिन सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा के पहले आएगा, यानी उस वाक्य में सर्वनाम भी होगा और संज्ञा भी होगा, ये दोनों होंगे और दोनों सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा होगा, यानी क्रम में पहले नंबर पे सर्वनाम और जस्ट उसके बाद वाक्य में क्या आएगा? संज्ञा आएगा, तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होगा। जब किसी वाक्य में पुरुषवाचक मैं, हम, तू, तुम एवं निजवाचक आप, स्वयं को छोड़कर अन्य सर्वनाम आए, जैसे यह, वह, कोई, ए, वे, कितना, कुछ, इस, उस, क्या, कौन, जो, सो, जैसे, वैसे, यानी कि इतने सारे सर्वनाम आपको मिलेंगे सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत, और जस्ट इनके बाद आपको तुरंत इसके बाद क्या मिलेगा? संज्ञा शब्द मिलेगा। जब ये दोनों ही स्थिति रहती है वाक्य में तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है, परंतु सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा ही होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में सार्वनामिक विशेषण होगा। यह एक तरह से समझिए शर्त है या फिर नियम है इसका कि तुरंत बाद, सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद वाक्य में संज्ञा आना ही आना है। उदाहरण के लिए यह लड़का है, हमने देखा ये जो उदाहरण है इसमें यह जो है शब्द, यह सर्वनाम शब्द है और लड़का शब्द जो है वह संज्ञा है, और संज्ञा का कौन सा भेद का ये शब्द है? तो जातिवाचक का है। तो हमने देखा कि यह शब्द सर्वनाम और उसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ गया, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या सुधा गई? तो क्या है? ये सर्वनाम है। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और इसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ गया सुधा, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ भी हमने देखा और इसमें भी देखा, दोनों में सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आता है, इस वजह से यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। तो उम्मीद है आप लोग को सार्वनामिक विशेषण समझ में आ गया होगा। सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद हैं, एक तो मौलिक है और दूसरी यौगिक है। तो चलिए अब हम उनको देखते हैं कि कौन से मौलिक है और कौन से यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद। सार्वनामिक विशेषण के भेद। इसके कितने भेद हैं? 2। कौन से?
एक तो हमारा मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा है यौगिक। मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये हमारा पहला भेद। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें सारे मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत सर्वनाम आ जाएंगे, जैसे कि यह, वह, क्यों, कौन, ये, वे, ये सभी मौलिक सर्वनाम शब्द हैं, इसलिए ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम देख लेंगे दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा देखेंगे यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे देखेंगे, कौन से सर्वनाम शब्द आएंगे यौगिक के अंतर्गत। तो आ जाएंगे इसके अंतर्गत उसका, उसकी, किसका, किसकी। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण और ये हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण। तो उम्मीद है आप लोगों विशेषण के सभी भेद अच्छे से समझ में आए होंगे और सार्वनामिक विशेषण भी आप लोग अच्छे से समझे होंगे। यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है और ज़रा भी आप लोगों के लिए लाभप्रद होता है तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।